नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है। यूनाइटेड किंगडम ने ऑफिशियली कहा है कि ये लोग चाहते हैं कि भारत ऑकस का पार्ट बन जाए। अब यहाँ पे इमीडिएटली आपके माइंड में आएगा, सब लोग हमारा दोस्त बनना चाहते हैं। डजंट इट फील गुड प्रशांत सर? हर कंट्री चाहता है कि इंडिया के साथ उनके रिलेशंस अच्छे हो। हम लोग ऑलमोस्ट वैसे ही हैं जैसे एक पॉपुलर बच्चा होता है हाई स्कूल में, एवरीवन वांट्स टू बी हिज फ्रेंड। देखो, दुनिया बहुत मतलबी है और यूके ने ऑल्दो अपनी तरफ से, यहाँ पे आप देख पाओगे, ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया का आर्टिकल है, ब्रिटेन कॉल्स फॉर ऑकस एक्सपेंशन। और यूके में ही आप देखोगे, इवन एशिया में भी बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं वो इसके बारे में ट्वीट कर रहे हैं कि ब्रिटेन ने कहा है कि ऑकस को एक्सपैंड करो। अभी के लिए ऑकस में 3 देश हैं, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, यूएस। यहाँ पर जापान और इंडिया को भी डाल दो। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, मगर मैं आपको बता दूं, ये स्टेप इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि यूके यूएसए चाहते हैं कि इंडिया फ्रांस से दूर हो जाए मिलिट्री परचेजेस के मामले में। और वैसे आप अगर सोच कर देखो तो इंडिया के लिए ऑकस को ज्वाइन करना बड़ा ही कठिन कार्य होगा, क्योंकि याद रखिएगा, इंडिया अभी क्वाड का मेंबर है। क्वाड में कौन कौन है? यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। क्वाड एक मिलिट्री अलायंस नहीं है। क्वाड बस एक डेमोक्रेसीज का ग्रुप है जो इंडो पैसिफिक में शेयर्ड आइडियाज़ को और ज़रा फैलाना चाहती है, मतलब कि डेमोक्रेसी, फ्रीडम वगैरह। मगर जो ऑकस है, जहाँ पे 3 देश जो आपको मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके, ये एक मिलिट्री अलायंस है, ये एक डिफेंस अलायंस है तीनों देशों के बीच में। तो इंडिया क्या एक मिलिट्री अलायंस ज्वाइन कर लेगा? क्या इंडिया यूके का जो इन्विटेशन है स्वीकार करेगा? पर्सनली मैं जानता हूँ कि ऋषि सुनाक मानते हैं कि इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है यूके के लिए, यूके के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के लिए। तो मैं सरप्राइज नहीं हूं कि तीनों ऑकस देशों में से वो यूके है। ऋषि सुनाक के अंडर यूके गवर्नमेंट ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया है इंडिया को ऑकस में बुलाने का। ना इंडिया को ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए, नहीं ज्वाइन करना चाहिए, डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को इन डेप्थ। मगर आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, व्हाई नॉट। क्वेश्चन यहाँ पर सिंपली ये है कि M1 एब्राम्स, ये टर्मिनोलॉजी काफ़ी न्यूज़ में है आजकल। आखिर ये है क्या? क्या ये एक नया मिसाइल है भारत का? क्या ये एक बैटल टैंक है जो यूएसए ने भेजा है यूक्रेन को? क्या ये रशिया का बैटल टैंक है, या फिर क्या ये नई सबमरीन है चाइना की? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, मगर फिर भी इसका आंसर आपको दे दूंगा कमेंट सेक्शन के अंत में। अच्छा, तो सारी कहानी यहाँ पर समझ जाओ कि जो भी ये मीठे इन्विटेशन है कि इंडिया इज सो इम्पोर्टेंट, इंडिया इज ग्रेट कंट्री, इंडिया हम चाहते हैं कि हमारे ग्रुप में आ जाए, इसके पीछे मेन रॉ जियोपॉलिटिक्स क्या है? देखो, पूरी दुनिया में जो भी डिफेंस एक्सपोर्टर्स हैं, सबकी नज़र है आने वाले मेगा डिफेंस टेंडर पे। ये है भारत का प्रोजेक्ट 75 अल्फा। 15 से लेकर 20 बिलियन डॉलर भारत अपनी जेब से खर्चेगा 6 न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए। ये आप कह लीजिए भारत के इतिहास का सबसे बड़ा डिफेंस सौदा होगा। और ऑब्वियसली इस डिफेंस डील के पीछे बड़े देश पड़े हैं, चाहे यूएसए हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो। सब चाहते हैं कि ये 20 बिलियन डॉलर इनकी जेब में आ जाए। अब फ्रांस ने रिसेंटली क्या किया, अपनी तरफ से ऑफिशियल तौर पे ये कह दिया कि बिल्कुल हम तैयार हैं, इंडिया को सबमरीन चाहिए, फाइटर जेट के इंजन चाहिए, कुछ भी चाहिए, फ्रांस रेडी है, न्यूक्लियर सबमरीन वगैरह सब हम बनाएंगे इंडिया के साथ। फ्रांस का मेन ऑब्जेक्टिव ये है लॉन्ग टर्म में कि इंडिया को रशिया से दूर करना। ये खुल के कहता है ये बात, रशिया भी ये बात खुल के कहता है कि फ्रांस का मेन एम ये है कि इंडिया का जो मेन आर्म्स डीलर है रशिया, इससे बिल्कुल इंडिया को दूर ले जाया जाए। और फ्रांस ये काफ़ी हद तक कर भी सकता है, इनकी डिफेंस इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग है और रशिया की डिफेंस इंडस्ट्री लगातार वीक होती जा रही है कि बिल्कुल फ्रांस ऐसा कर सकता है। मगर फ्रांस को अब कंपटीशन मिल रहा है, चुनौती मिल रही है अपने ही फ्रेंडली कंट्री से, अपने ही फ्रेंडली नेटो कंट्री से। और ये 2 देश हैं यूएसए और यूके। अब देखो, ये जो ग्रुप है ना ऑकस, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए का ग्रुप, ये कम शब्दों में एक दुकान है। बहुत ही क्रास लैंग्वेज अगर मैं यूज़ करूं तो ये बस एक दुकान है यूके और यूएसए की। इस दुकान में आप कह लीजिए इन्होंने रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया को एक ग्राहक बना दिया है। हो क्या रहा था कि ऑस्ट्रेलिया को चाहिए थी न्यूक्लियर सबमरीन। ऑस्ट्रेलिया कई सालों तक बात करता रहा फ्रांस से, फ्रांस को डील ऑलमोस्ट मिल ही गई थी। लास्ट मोमेंट पर यूएसए ने कहा ऑस्ट्रेलिया को कि यूके के साथ मिलकर ग्रुप बनाते हैं, हम आपकी बनाएंगे न्यूक्लियर सबमरीन, फ्रांस को डील से बाहर निकाल दो। और फिर ऑस्ट्रेलिया ने यूएसए यूके
यूके के कहने के बाद फ्रांस को धकेल दिया पीछे। फ्रांस इतना गुस्सा हुआ कि फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस खराब होने शुरू हो गए। बाद में ऑस्ट्रेलिया ने हाथ जोड़े, माफ़ी मांग ली, कहा कि माफ़ कर दो, बिल्कुल पहले हमने आपका टाइम वेस्ट किया, कई सालों से बातें करी कि हाँ डील करेंगे करेंगे, लास्ट मोमेंट में चले गए यूएसए यूके के पास। तो ऑस्ट्रेलिया ने ना इसी बात के 555 मिलियन यूरो पे किए थे फ्रांस को। अब ऑस्ट्रेलिया की डील तो निकल गई। अब क्या है कि जो ये ऑकस के दो बड़े देश हैं, यूएसए और यूके, ऑस्ट्रेलिया छोड़ दो, ऑस्ट्रेलिया बस एक ग्राहक देश है, ना इनके पास टेक्नोलॉजी है, ना इनके पास कोई डिफेंस इंडस्ट्री है। यूके और यूएसए चाहते हैं कि फ्रांस के हाथ में इंडिया की जो बड़ी डिफेंस मार्केट है ये ना चली जाए, और इसलिए यूके ने इंडिया और जापान दोनों को इन्वाइट कर लिया है। जापान भी ऑब्वियसली यहाँ पर आएगा। हालांकि जापान अभी के लिए कोई न्यूक्लियर सबमरीन परचेज नहीं करना चाहता, मगर फिर भी जापान का जो डिफेंस बजट है ये बढ़ रहा है। ये भी फ्यूचर में मिसाइल वगैरह, फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर कुछ ना कुछ परचेज करेंगे। मगर मेन जो क्लाइंट है जिसके पीछे बड़े देश पड़े हैं वो है इंडिया। अब आप यहाँ पर कहोगे क्या इंडिया सपोर्ट करता है ऑकस को? अगेन मैं कहूँगा, मेरी जियोपॉलिटिकल समझ कहती है इंडिया ऑकस कभी भी ज्वाइन नहीं करने वाला। अगर इंडिया ऑकस को ज्वाइन कर लेता है, हाँ मैं गलत साबित होऊंगा, मैं मान लूँगा मेरे मुझसे गलती हुई है, बट मेरे सामने जो बहुत ही बेसिक रॉ फैक्ट्स हैं वो मुझे बताते हैं कि इंडिया ऑकस को ज्वाइन नहीं करेगा। नंबर वन, एक बहुत ही बेसिक फैक्ट ये है कि देखो, न्यूक्लियर सबमरीन बनाने में लगता है टाइम। यूएसए और यूके की कंपनीज अब बिजी हैं। ऑस्ट्रेलिया की ही जो सबमरीन्स है ना, ये बनते बनते 2033 से भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इंडिया का नंबर कब आएगा सोच लो। ठीक है, पहली बात तो ये। फ्रांस की आप अगर देखो कंपनीज फिर भी रिलेटिवली फ्री हैं, वो ऑर्डर जल्दी कंप्लीट कर लेगी। ये तो बहुत ही बेसिक रुडिमेंट्री मैंने बात आपको बताई है जो कोई भी सबसे पहले सोचेगा। दूसरी बात यह है कि देखो, इंडिया ऑकस को दूर से सपोर्ट करता है, मगर ऑकस को ज्वाइन करने का मतलब ये है कि चाइना और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगा इंडिया के अगेंस्ट बॉर्डर पे। अब हालांकि वो अलग बात है कि हम झेल लेंगे, हमें वो क्षमता है कि चाइना का जो भी अग्रेशन हो, सोल्जर मंडरा रहे हैं वगैरह, झेल लेंगे, पुश बैक हम कर सकते हैं, वी आर कैपेबल ऑफ दैट। मगर क्या आप ये सरदर्दी ओढ़ना चाहते हैं या नहीं ओढ़ना चाहते, ये आपके ऊपर है। ठीक है, क्योंकि चाइना ऑब्वियसली अपने साथ चैलेंजेस तो लेकर आएगा, ये हम डिनाई नहीं कर सकते, ये होगा ही होगा। उसके अलावा रशिया बिल्कुल ऑकस के खिलाफ है। तो अगर हम ऑकस को ज्वाइन करते हैं तो चाइना, रशिया ना, आप कह लीजिए इंडिया के अगेंस्ट कुछ स्टेटमेंट्स दे सकते हैं कि इंडिया को ऑकस ज्वाइन नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि देखो, इंडिया उस टाइम ये नहीं कह पाएगा कि हमने मिलिट्री अलायंस ज्वाइन नहीं करी। क्वाड एक मिलिट्री अलायंस नहीं है, ऑकस है, तो बिल्कुल चाइना और रशिया से आलोचना आएगी। फिर तीसरा और सबसे डेंजरस फैक्ट ये है कि भारत की निर्भरता ऑकस को ज्वाइन करने से यूएसए पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कल को यूएसए में राम जाने कौन सा प्रेसिडेंट आता है, प्रो इंडिया, एंटी इंडिया, इनके इलेक्शन पे हमारी जान अटकी रहेगी कि अब कौन पावर में आएगा, इंडिया को लेकर क्या पॉलिसी होगी। तो ये सब देखकर मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में हम फ्रांस को ही चुनने वाले हैं। अभी भी लग रहा है कि जो यूएसए का ऑफर था F-18 का, ये इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है, और मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया और बहुत सारे रफाली परचेज करेगा। मार्च महीने में आप देखोगे कि इमैनुअल मैक्रों इंडिया को विजिट भी करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट विजिट होगी इमैनुअल मैक्रों की। तो चाहे ऋषि सुनाक भी आज के समय पीएम हो यूके के, मुझे नहीं लगता कि इंडिया ऑकस के एक्सपेंशन में पार्टिसिपेट करेगा। जापान कर सकता है, मोस्ट प्रॉब्ली जापान यहाँ पर ऑकस को ज्वाइन कर सकता है। इंडिया के ज्वाइन करने के चांसेस बहुत कम हैं। एक दूर की पॉसिबिलिटी ये है कि ये ऐसा बना दे कि ऑकस ऑब्जर्वर कंट्रीज, ऑकस प्लस कंट्रीज, वो हो सकता है कि इंडिया एज एन ऑब्जर्वर ज्वाइन कर ले, मगर उसके बियॉन्ड आई डू नॉट सी इंडिया ज्वाइनिंग ऑकस। मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया ऋषि सुनाक का जो ऑफर है इसको रिजेक्ट कर देगा। ना मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, क्या आपके हिसाब से इंडिया को ऑकस ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं ज्वाइन करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इसका आंसर, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। ना फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि M1 एब्राम्स, ये न्यूज़ में है जी आजकल, ये क्या है? तो ये एक बैटल टैंक है यूएसए का, जो यूएसए भेज रहा है यूक्रेन को रशिया से लड़ने के लिए। याद रखिएगा 3 टाइप के टैंक्स हैं, ये काफ़ी न्यूज़ में हैं। यूएसए का M1 एब्राम्स, उसके अलावा लेपर्ड टैंक है, लेपर्ड टैंक आपको मिलेगा जर्मनी में, और फिर फाइनली यूके का एक टैंक है चैलेंजर टैंक। याद रखिएगा तीनों टैंक बहुत न्यूज़ में है, किसी से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं इन द फ्यूचर एग्जाम में। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की बम्पर 20% सेल हो चुकी है एक्टिव।
अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। इस लिंक पर क्लिक करके आप परचेज कर पाओगे मैसिव डिस्काउंट के साथ अनअकैडमी का कॉम्बो पैकेज। इस कॉम्बो पैकेज में प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी आपकी इकट्ठा होगी। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे वैसे ही आपको महंगे पड़ेंगे, मगर जब आप इकट्ठा परचेज करते हो तो आपकी सेविंग होती है। उसके अलावा एडिशनल आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट। अगर आप सिंपली यहाँ पर यूज करते हैं कोड PD10, यू विल गेट अ फ्लैट 20% डिस्काउंट। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। तो 36 महीने का जो कोर्स है ये मैं आपको रेकमेंड करूंगा। बहुत ज़्यादा सस्ते रेट पे आप परचेज कर सकते हैं आज के समय। और अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 1-2 साल का आराम से प्रिपेयर करना है यूपीएससी एग्जाम के लिए आने वाले 1-2 सालों में, तो यू कैन गो फॉर दिस कोर्स एज वेल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।